हेलो स्टूडेंट, आई एम भारती मेहता टीचिंग यू फोटोकेमिस्ट्री। लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री के बारे में हम आज अध्ययन करते हैं। कल भी हमने लॉ ऑफ फोटोकेमिस्ट्री पिछले वीडियो में देखा था और आज हम बात करते हैं लैम्बर्ट्स लॉ की। Lambert's state the fraction of incident light absorbed by transparent medium is independent of the intensity of incident radiation, and each successive layer of the medium absorb an equal fraction of incident radiations। तो जो प्रकाश डाला जाता है उसमें केवल जो लाइट है वो अवशोषित लाइट से ही के संबंध में ही ये बात करता है। और उन्होंने फार्मूला दिया आई इंसिडेंट लाइट के लिए, देन माइनस डी आई अपॉन डी एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। माइनस डी आई अपॉन डी एल इज इक्वल टू के आई, यहाँ पर के जो है वो कांस्टेंट है। माइनस डी आई अपॉन आई इज इक्वल टू के इंटू डी एल। और यदि हम इसका समाकलन करते हैं तो ये हो जाएगा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आई इज इक्वल टू के एल प्लस सी। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पर यानी एल इज इक्वल टू 0, जहाँ पर जो पाथ लेंथ है वो एल इज इक्वल टू 0 हो, दैन आई इज इक्वल टू आई 0 होगा। यानी जब लाइट डल रही है उसके ऊपर इंसिडेंट लाइट, तो माइनस आई इज इक्वल टू माइनस लॉगरिथम ऑफ आई 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी, क्योंकि यहाँ पर एल इज इक्वल टू 0 है। तो एल इज इक्वल टू 0 तो के इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो सी इज इक्वल टू माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आई 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। माइनस नेचुरल लॉगरिथम ऑफ आई इज इक्वल टू के एल माइनस लॉग आई 0। माइनस लॉग आई प्लस लॉग आई 0 इज इक्वल टू के एल। ये सब नेचुरल लॉगरिथम है दोनों। नेचुरल लॉग या एल एन जब भी हम लिखते हैं तो इसका मतलब है वो नेचुरल लॉगरिथम है। तो नेचुरल लॉगरिथम लॉग आई 0 अपॉन आई इज इक्वल टू के एल। नेचुरल लॉगरिथम को जब हम 10 की बेस पे चेंज करते हैं तो ये इज इक्वल टू होता है 2.303 लॉग 10 की बेस पे आई 0 अपॉन आई इज इक्वल टू के एल। यहाँ पर के कांस्टेंट था और के अपॉन 2.303 इज इक्वल टू कैपिटल के अनदर कांस्टेंट हो जाएगा। देन लॉग 10 की बेस पे आई 0 अपॉन आई इज इक्वल टू के एल होगा। यानी log 10 की बेस पे आई 0 अपॉन आई इज इक्वल टू ए, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं और इस कैपिटल ए को हम एब्जॉर्बेंस कहते हैं। इट मीन्स एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू के इंटू एल, या एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। ये है हमारा लैम्बर्ट्स लॉ। जब इसका मतलब है कि जब मोनोक्रोमेटिक लाइट को एक वर्णी प्रकाश को किसी समांगी विलयन से गुजारा जाता है तो जो लाइट की इंटेंसिटी में चेंज पाथ लेंथ के ऊपर निर्भर करता है या पाथ लेंथ के समानुपाती होता है। यानी पाथ एब्जॉर्बेंस जो है वो पाथ लेंथ के समानुपाती है। तो जैसे जैसे इंसिडेंट लाइट आगे बढ़ती जाती है उसके मान में थोड़ी कमी होती जाती है। बियर्स लॉ की हम बात करते हैं। बियर्स लॉ के लिए हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्बिंग द रेडिएशन, दैट इज द कंसंट्रेशन C ऑफ द एब्जॉर्बिंग स्पीसीज। यानी जो अवशोषकता है वो अवशोषकता विलयन की सांद्रता के समानुपाती होती है, तो इसे हम बियर्स लॉ कहते हैं। ये हम समीकरण नंबर 7 से दर्शाते हैं। यानी लैम्बर्ट्स लॉ है A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, या एब्जॉर्बेंस पाथ लेंथ के समानुपाती है, और बियर्स लॉ बताता है कि एब्जॉर्बेंस कंसंट्रेशन के समानुपाती है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 7।
यदि हम कंबाइन करते हैं दोनों समीकरण को, इट मीन्स कंबाइन इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7, देन A इज इक्वल टू A इंटू C इंटू L, यानी A इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू C इंटू L। और जब कंसंट्रेशन, ये स्मॉल a हम कांस्टेंट कब लेंगे, जबकि कंसंट्रेशन C इज इक्वल टू ग्राम पर लीटर में होगा, परंतु जब C इज इक्वल टू मोल पर लीटर में होगा तो A एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू हो जाएगा मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इनटू कंसंट्रेशन इनटू L। तो फाइनल हमारा फॉर्मूला होगा एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इनटू C इंटू L। इट इज़ लैम्बर्ट्स-बियर्ट्स लॉ। ये जो है क्या है, लैम्बर्ट्स-बियर्ट्स लॉ है। यहाँ पर मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट का मतलब होता है मोलर एब्जॉर्बिविटी और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट इसे कहते हैं। और मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट मोल, जब कंसंट्रेशन का मान मोल पर लीटर में होता है तब उसका मान माना जाता है। तो ये वाला फार्मूला, ये जो है फोटोकेमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट लॉ है, लैम्बर्ट्स-बियर्ट्स लॉ। और ये लैम्बर्ट्स-बियर्ट्स लॉ जो है किसमें, इनके ऊपर लागू होता है। और यहाँ पर ये एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन से, इसकी भी लिमिटेशंस होती हैं। एक एप्रिसिएबल कंसंट्रेशन से ज़्यादा होने पर लैम्बर्ट्स-बियर्ट्स लॉ फॉलो नहीं होता है। किसी भी विलियन में यदि एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तब भी ये लॉ फॉलो नहीं होता है। और यदि विलियन में कोई रासायनिक अभिक्रिया होकर के डाइमर का निर्माण हो जाता है तो भी ये लॉ फॉलो नहीं होता है। यानी ज़्यादा सांद्र विलियन में और ज़्यादा सांद्र विलियन में भी लॉ लागू नहीं होता है, और किसी भी तरह का विलियन में रासायनिक अभिक्रिया होने पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। तो ये लैम्बर्ट्स-बियर्ट्स लॉ है। ये लैम्बर्ट्स-बियर्ट्स लॉ स्पेक्ट्रोस्कोपी और फोटोकेमिस्ट्री दोनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हम लेते हैं E इज इक्वल टू एच न्यू, और यहाँ पर भी हम फोटोकेमिस्ट्री में भी इस लॉ को हम यूज़ करते हैं और E इज इक्वल टू एच न्यू ही काम में लिया जाता है। अब हम बात करते हैं जेबोलंस्की डायग्राम की या ऊर्जा क्षय की क्या क्या विधियां होती हैं। जेबोलंस्की डायग्राम या जेबोलंस्की चित्र, ये हम एक्साइटेड मॉलिक्यूल का क्या भविष्य होगा उसके बारे में बताने के लिए जेबोलंस्की नामक वैज्ञानिक ने ये बात कही थी। कभी भी एक इलेक्ट्रॉन या एक अणु, चाहे पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो या एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो, उसके द्वारा लाइट का एक अणु अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। और उत्तेजित अवस्था में ये बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता और कुछ समय पश्चात उसको अपनी ग्राउंड स्टेट में आना पड़ता है। यानी जो ग्राउंड स्टेट है वो है S0 से वो उत्तेजित अवस्था में गया, जिसको कि हम S1 से दर्शाते हैं, या हायर उत्तेजित अवस्था S2 S3 से दर्शाते हैं। तो वो उसमें चला जाता है किसके कारण से, ऊर्जा के अवशोषण के कारण से। और ऊर्जा के अवशोषण के कारण जब ये उत्तेजित अवस्था में चला जाता है तो ये उत्तेजित अवस्था लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकती है और ये वापस से या तो S1 अवस्था में या फिर S0 अवस्था में वापस से आता है। तो जब S2 और S3 से S1 अवस्था में आता है तो एनर्जी की एक छोटे छोटे पैकेट के रूप में एनर्जी का अवशोषण होता है। यदि एनर्जी लॉस S3 से S1 या S2 टू S1 में आता है तो माध्यम के अंदर छोटे छोटे प्रोसेस में एनर्जी निकलती है, उसको हम ऊर्जा कैस्केड और एनर्जी कैस्केड कहते हैं। इन द सिमिलर मैनर द इनिशियल एक्साइटेशन एंड डीके फ्रॉम हायर सिंगलेट स्टेट इनिशियली पॉपुलेटेड मैनी ऑफ द वाइब्रेशनल स्टेट।
जेबुलॉन्स्की डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इनिशियल प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन से ये S1, S2, S3 किसी में भी जा सकता है। S2, S3 से जब S1 में आता है तो छोटे छोटे फोटोन के रूप में ऊर्जा निकलती है, उसको हम एनर्जी कैस्केड कहते हैं। S1 अवस्था से इलेक्ट्रॉन S1 अवस्था से इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होता है और वो T1 स्टेट में चला जाता है। जब वो T1 स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तब फॉस्फोरेंस के रूप में एनर्जी निकलती है, परंतु यदि S1 स्टेट से ही ग्राउंड स्टेट में आता है तो वहाँ पर फ्लोरोसेंस के रूप में ऊर्जा निकलती है। कुल मिलाकर बहुत ही छोटे समय में, यानी कि 1 सेकंड से भी कम समय में ये S0 स्टेट में वापस आ जाता है। यदि ये S1 से T1 में चला जाता है तो वहाँ पर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग की फिनोमिना होती है और उसके पश्चात वो T1 से S0 स्टेट में आता है और उसके फॉस्फोरेंस के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है और 10⁻1 सेकंड समय तक का समय इसके अंदर लग सकता है। But these also cascade down to the lowest vibrational level to S1. The cascade is known as vibrational cascade और इसको हम vibrational cascade कहते हैं। All process will occur in about 10⁻11 to 10⁻13 second. The thermally equilibrated low-lying singlet emitted state S1 nu 0 यानी हायर वाइब्रेशनल स्टेट से लोअर स्टेट वाइब्रेशनल स्टेट में जब आते हैं तो ये वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट से वाइब्रेशनली ग्राउंड स्टेट में आते हैं और उस समय छोटे छोटे पैकेट एनर्जी के निकलते हैं, उन्हें हम एनर्जी कैस्केड कहते हैं और ये बहुत कम समय लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻8 सेकेंड का समय लेते हैं। Therefore, the most cases, the lowest vibrational level nu 0 of the S1 is the only important excited singlet state. This state can undergo various physical and chemical processes called Jablonski diagram. Internal conversion. A molecule in S1 state can cascade down through the vibrational level to S0, giving energy in small amounts or small increments to the surrounding amount of energy large between S0 to S1. The process is called as internal conversion. यानी S1 से जब S0 में आती है एनर्जी तो उसमें एनर्जी ज़्यादा मात्रा में होती है और उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल कन्वर्जन। तो इंटरनल कन्वर्जन क्या है? Decay of S2 to S1 or S1 to S0 is known as internal conversion, and this is the process. This process is non-radiative and spin allowed. तो स्पिन अलाउड है। स्पिन अलाउड क्यों है? क्योंकि सेम सिमेट्री के ऑर्बिटल्स में एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है और नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होता है। तो S3 से S1, S2 to S1, एनर्जी रिलीज इन स्मॉल बंडल। तो S2 to S1 बहुत कॉमन फिनोमिना है। S1 to S0 लेस कॉमन फिनोमिना है, परंतु ये भी होता है। A molecule in the S1 state can drop to some low vibrational level to the S0. S0 में भी कौन कौन से nu2, nu1, nu3, nu4, nu0 किसी में भी जा सकता है ये। यानी S12 जब S0 में आएगा तब भी वो किसी भी वाइब्रेशनली एक्साइटेड स्टेट में आ सकता है। All the ones by the giving the energy in the form of light. This process is called as fluorescence. तो जब S1 स्टेट से धीरे धीरे लगभग 10⁻⁻9 सेकेंड के अंदर जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस समय जब S1 से S0 स्टेट में आता है तो उस समय इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, फ्लोरोसेंस का नाम देते हैं। तो फ्लोरोसेंस एरोमेटिक कंपाउंड डाईएटॉमिक एंड रिज्ड मॉलिक्यूल
उनके अंदर ये 10⁻⁹ सेकेंड का समय लेता है। फ्लोरोसेंस इमिशन स्पेक्ट्रा इज़ मिरर इमेज ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। तो इस तरह से फ्लोरोसेंस की फिनोमिना होती है। तो फ्लोरोसेंस इमिशन स्पेक्ट्रा इसे कहते हैं बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्लोरोसेंस एनी केमिकल रिएक्शन ऑफ S1 स्टेट मस्ट टेक प्लेस वेरी फास्ट और फ्लोरोसेंस विल अकर बिफोर दे कैन हैपन। Most of the molecule in the S1 state may drop to triplet state T1. This is slow process and a change in multiplicity. स्पिन का चेंज हो जाता है इसके अंदर और स्पिन इन्वर्जन होता है। स्पिन इन्वर्जन फॉरबिडन प्रोसेस होती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फिनोमिना इन फोटोकेमिस्ट्री। ट्रांसफ़र फ्रॉम S0 to S1, S0 to T1। सो ये प्रोसेस डायरेक्ट नहीं हो पाती है और S0 to S1 जाएगा और फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से वो ट्रिपलेट स्टेट में जाता है और ट्रिपलेट स्टेट से ये ग्राउंड स्टेट में आता है। जब ट्रिपलेट स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आता है तो उस समय जब रेडिएशन वाला डीके होता है तो उसको हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। कुछ कंपाउंड्स में इंटर सिस्टम एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, कुछ के अंदर इंटर सिस्टम का एफिशिएंसी कम होती है। जैसे कीटोन के अंदर इंटर सिस्टम एफिशिएंसी हाई होती है, जबकि एरोमेटिक कंपाउंड में इंटरमीडिएट लेवल की होती है और ओलिफिन्स के अंदर लो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी होती है। इसके बाद डिटेल में हम इनके बारे में फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे और इसके बाद हम एल्कीन्स के बारे में, एल्कीन्स में किस तरह से फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।